कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और त्योहारों को मनाने में काफ़ी व्यस्त होंगे। बच्चों, आप कितने भी व्यस्त हो जाएं, पर आपको कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए 3 मूल काम तो करने ही होंगे। मास्क हमेशा लगाए रखिए, साबुन से हाथ लगातार धोते रहिए और भीड़ भाड़ वाली जगह पे दूरी बना कर रखिए। बच्चों, आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के इस एपिसोड में आपको ये बताया जाएगा कि शुद्ध पेयजल क्यों पीना चाहिए, स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में ढेर सारी जानकारी दी जाएगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं साबुन से लगातार हाथ धोने के क्या फ़ायदे होते हैं? साफ़ पानी पीना क्यों ज़रूरी है? मानव मल का सुरक्षित निपटारा क्यों होना चाहिए? और व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन क्यों ज़रूरी है? इन सब बातों के बारे में आपको विस्तार से इस एपिसोड में बताया जाएगा। इन सभी जीवन उपयोगी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस एपिसोड में अंत तक बने रहें। और बच्चों, इस एपिसोड को देखकर इसमें जो बातें बताई जा रही हैं उसको अपनी आदतों में शुमार करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। एक गिलास पानी तो पिला। जी अम्मा जी, अभी लाई। वाह बर्फी वाह, कमाल कर दिया तूने। एक भी बात ऐसी नहीं है जो पानी को साफ रखने के लिए ज़रूरी हो और तू ना कर रही हो। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने अम्मा जी? पानी को छोटे मुंह वाले साफ बर्तन में ढककर रखती हो ताकि उसमें कुछ गिरे नहीं। हाँ अम्मा जी, अब तो मैंने ये आदत बना ली है और बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि पीने का पानी हमेशा ढककर ही रखना चाहिए। और पानी निकालते हुए डंडी वाले बर्तन का इस्तेमाल कर रही है ताकि हाथों के कीटाणु उसमें ना जाएं। हाँ अम्मा जी, नर्स बहन जी ने ये बात बताई थी और ये भी कहा था कि पानी में हाथ और उंगली नहीं डालनी चाहिए। बड़े मुंह का बर्तन हो तो बच्चे कई बार उसमें गंदे हाथ डाल देते हैं। अब छोटे मुंह का बर्तन है और उसे हमेशा ढककर रखते हैं तो सब सही है। और हाँ अम्मा जी, अब मैं पानी का बर्तन जमीन पर नहीं, थोड़ी ऊंची जगह पर रखती हूँ। अच्छा, देखिए ना अम्मा जी, आपसे बात करते मन ऐसा लग जाता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अब क्या भूल गई? आपके लिए चाय बनाना। आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाई। इसको भी मेरी सब बातों का ध्यान रहता है। अब तुम जरा मुझे जल्दी से बता दो कि घर में पानी को साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। 1. छोटे मुंह का साफ बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। 2. पानी को ढक कर रखना चाहिए। 3. पानी निकालते समय बर्तन में हाथ या उंगली नहीं डालनी चाहिए। 4. डंडी वाले बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। 5. पानी के बर्तन को जमीन से ऊंची जगह पर रखना चाहिए। सही जवाब है, घर में पानी को साफ सुथरा रखने के लिए हमें छोटे मुंह का साफ बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए और पानी को ढक कर रखना चाहिए। पानी निकालते समय बर्तन में हाथ या उंगली नहीं डालनी चाहिए, इसलिए डंडी वाले बर्तन का इस्तेमाल करें। और ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी का बर्तन जमीन से ऊंची जगह पर हो। तुम कहाँ रहती हो बसंती? ये बड़ी नीम वाली गली में। तुम वो नए हैंडपंप से पानी लेती होगी। जी हाँ बहन जी, वही ठीक है बसंती, पर तुम इसे ओआरएस का घोल देना नहीं भूलना, वो जैसे बताया था साफ पानी में। और हाँ, जिंक की 1 गोली 14 दिनों तक साफ पानी के साथ। जी, साफ उबले पानी में? हाँ बिल्कुल। ठीक है बहन जी, चलती हूँ। नमस्ते। बहन जी, इसका घर भी उसी इलाके में है ना? हाँ कमला,
और ये गिन के 13 घर हैं वहाँ जहाँ ये 10 फैला हुआ है। वैसे इससे ज़्यादा ही होंगे। तुम ये हैंडपंप देख रही हो? जी। ये पुराना वाला है और ये यहाँ ये नया हैंडपंप है। ये सभी लोग इसी हैंडपंप से पानी लेते हैं। यानी कि जहाँ ये दस्त की बीमारी फैली है ये उसी के आसपास है। बिल्कुल, गड़बड़ पानी में ही है, तो इसकी जांच करने से ही कुछ पता चल सकेगा। पानी का सैंपल। कमला, तुम एक काम करो, इसमें पुराने हैंडपंप का पानी और इसमें नए हैंडपंप का पानी। जी बहन जी मेरे बच्चे को देखिए बहन जी। बहन जी आप इन्हें देखिए, तब तक मैं सैंपल लेकर आती हूँ। आप आओ। माँ, नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते बेटा। माँ, पता है आज हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे नहीं आए। मास्टर जी कह रहे थे कि उन्हें दस्त और उल्टियाँ हो रही हैं। हाय राम, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तुम्हें कैसे पता चला माँ? अरे हैंडपंप के पास कितना कूड़ा जमा होने लगा है और पिछले कुछ दिनों से बरसात भी हो रही है। अब कूड़े में से तरह तरह के कीटाणु जमीन में रिसकर पानी में घुस रहे होंगे। हाँ, तभी तुम पानी उबाल कर देती हो, है ना? हाँ सोनू, इससे पानी के अंदर के कीटाणु मर जाते हैं और वो पीने लायक हो जाता है। हाँ, मास्टर जी भी एकदम यही बता रहे थे। मास्टर जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे सोनू, और तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ठीक ही करती है। पर अम्मा जी, मैंने सुना कि पानी साफ करने के और भी तरीके होते हैं। हाँ, एक और तरीका है, कमला और शबनम ने बताया था, वो मैं तुझे बता देती हूँ। अब इसमें हम एक हैलोजन की गोली डाल देंगे जो कि ये पानी में घुल जाएगी और पानी हो जाएगा साफ। ये गोली CHC से मंगाई जाती है और हमारे सब सेंटर से तो मुफ्त में भी मिलती है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्लोरीन की गोलियां मैं नर्स बहन जी से ले आऊंगी। शाबाश बेटी। अम्मा जी आप बैठो, मैं जरा सोनू को देखती हूँ। स्कूल से लौटा है, हाथ मुंह धुलवा दूँ। हाँ हाँ बेटी, तू जा। तुमको भी सब बातें समझ में आ गई ना? तो बताओ, पानी को साफ और पीने लायक कैसे बनाया जा सकता है? 1. उबालकर। 2. पानी में क्लोरीन डालकर। सही जवाब है, पानी को साफ और पीने लायक बनाने के लिए उसे अच्छी तरह उबाल लेना चाहिए, या फिर पानी में क्लोरीन की गोली भी डाल सकते हैं। इसमें पुराने हैंडपंप का पानी है ना? जी और इसमें नए? जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही किया है, पर इससे क्या पता चलेगा? इसे हम H2S वायल टेस्ट कहते हैं। इससे 24 घंटे बाद हमें ये पता चलेगा कि ये पानी गंदा है या नहीं। पर बहन जी पता कैसे चलेगा कि पानी गंदा है या नहीं? अगर ये पानी खराब है तो 24 घंटे बाद इसका रंग काला हो जाएगा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ बहन जी। अब क्या होगा? H2S के टेस्ट से पता चला है कि पानी में कीटाणु थे। सरपंच जी ने वैसे तो शहर से इंजीनियर साहब को बुलवा भेजा है, तो उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। पर तब तक लोगों को उस हैंडपंप से पानी पीने के लिए मना कर दिया है। पर बर्फी भी उसी हैंडपंप से पानी लेकर गई थी। अम्मा जी, वो पानी कीटाणुओं की वजह से खराब हुआ है, तो जिन लोगों ने उस पानी को उबाल कर या उसमें क्लोरीन की गोली डालकर पिया, वो लोग बीमार नहीं पड़े। बहन जी, क्या पानी कीटाणु के अलावा किसी और चीज से भी खराब होता है? हाँ अम्मा जी, पानी रासायनिक कारणों से भी खराब होता है, और ऐसी स्थिति में पानी के स्रोत को ही बदल देना चाहिए। वैसे ज़रूरी तो ये है कि गांव में पीने के पानी की जांच समय समय पर हो, जिससे ये पता चले कि वो पानी पीने लायक है या नहीं। इसके लिए पंचायत एक जांच की किट मंगवा सकती है और प्रशिक्षित लोगों से उसकी जांच करवा सकती है। जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ,
वहाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते, मैं रवीना टंडन। आज आपसे ये कहने आई हूँ कि आप पीने के पानी को हमेशा ढक कर रखें। पानी को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें और समय समय पर उसकी जांच करते रहें। याद रखिए, अधिकतर बीमारियां पानी से फैलती हैं, तो साफ पानी पीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बच्चे स्वस्थ और कुशल होंगे। पिछले सत्र में आपने पीने के पानी के बारे में जाना। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हम आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता एवं साफ सफाई के कुछ आयामों को चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि आज हमारे देश के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जंग लड़ रही है और आपने यह भी सुना होगा कि इससे बचने के लिए स्वच्छता एवं साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। आज की हमारी चर्चा का विषय भी स्वच्छता एवं साफ सफाई के महत्व को समझना है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले स्वच्छता से हम क्या समझते हैं इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, स्वच्छता क्या है? स्वच्छता एक व्यवहार है जिससे मल मूत्र एवं कचरे आदि का निपटान किया जाता है। तो बच्चों, स्वच्छता क्यों जरूरी है? यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता के व्यवहार को नहीं अपनाएंगे तो हमारे जीवन पर इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे स्वच्छता की कमी से हमारा वातावरण दूषित होता है, जिससे उल्टी, दस्त, मलेरिया, हैजा, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। बार बार बीमार होने के कारण हम कुपोषित होने लगते हैं और बौनापन, दुबलापन या कम वजन का शिकार हो जाते हैं। इसका असर क्या होगा पता है बच्चों? हमारी स्कूल में हमारी उपस्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। बीमार होने के कारण लोग अपने रोजमर्रा के कार्य पर नहीं जा पाते और इलाज में भी खर्च करना पड़ता है। बच्चों, अब प्रश्न यह है कि स्वच्छता न अपनाने के कारण हम क्यों और कैसे बीमार होते हैं? क्या आपको पता है कि एक अनुमान के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में लगभग 1 करोड़ वायरस, 10 लाख बैक्टीरिया, 1000 परजीवी सिस्ट और 100 परजीवी अंडे होते हैं और ये मल मुख संचरण से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप हम बीमार हो सकते हैं। आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि यदि हम वातावरण की स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हम कैसे बीमार हो सकते हैं। वर्ष 2014 में किए गए कुछ सर्वे बताते हैं कि उन दिनों हमारे देश की कुल जनसंख्या का 60% लोग खुले में शौच करते थे। आज भी कई लोग खुले में ही शौच के लिए जाते हैं। हालात अभी भी ऐसे बने हुए हैं कि कहीं कहीं कुछ लोगों के घर में शौचालय बना है, लेकिन फिर भी वो शौच के लिए बाहर ही जाते हैं। लोगों की खुले में शौच की आदत के कारण हर वर्ष लगभग 15 लाख बच्चे अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाते, अर्थात 15 लाख बच्चों की मौत 5 वर्ष से कम उम्र में ही हो जाती है। तो आइए अब हम थोड़ा विस्तार से इसे समझते हैं कि कैसे खुले में शौच जाने की वजह से बीमारी फैलती है। इसको समझने के लिए हमें एफ डायग्राम के माध्यम से मल का मुख तक जाने के विभिन्न मार्गों को समझना पड़ेगा। आइए आप लोगों को मैं इसे एक आसान से चित्र के माध्यम से समझाता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे मानव मल अलग अलग माध्यमों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें संक्रमित कर बीमार कर देता है। मुख्य रूप से मानव मल हमारे शरीर में 4 माध्यमों से प्रवेश कर सकता है। तरल पदार्थ के माध्यम से, जैसे पीने का पानी, खेत के माध्यम से, मक्खियों द्वारा और चौथा हाथों से। अब हमारे लिए यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि इस मल मुख संचरण को कैसे तोड़ा जा सकता है। यदि हम निम्न व्यवहारों को अपनाएं तो हम आसानी से इस मल मुख संचरण की श्रृंखला को तोड़ सकने में कामयाब हो सकते हैं। कौन सी? सबसे पहला, प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण हो और उसका उपयोग सुनिश्चित करें। दूसरा, नवजात शिशुओं का मल का सुरक्षित निपटान शौचालय में ही करें। तीसरा, शौच के बाद एवं खाने से पहले साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोएं और वो भी कम से कम 20 सेकंड के लिए।
भोजन को हमेशा ढककर रखें और हमेशा सुरक्षित जल स्रोत से ही पीने का पानी लें। इसके अलावा हमें स्वच्छता के 7 घटकों के व्यवहार को भी अपनाना पड़ेगा। आइए अब हम इन्हें थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्वच्छ शौचालय का मतलब है शौचालय का निर्माण, उसका उपयोग एवं रखरखाव और खुले में शौच से मुक्त वातावरण। साफ पानी पीने का मतलब है पीने का पानी हमेशा सुरक्षित जल स्रोत से ही लें। पेयजल को ढके बर्तन में और ऊंची स्थान पर रखें। बर्तन से पानी निकालने के लिए डंडीदार लोटे का ही इस्तेमाल करें। गंदे पानी का निकासी, घर से निकलने वाले बेकार गंदे पानी का निपटान सोख्ता गड्ढे, बागवानी या पक्की नालियों के माध्यम से करें। कचरे का निपटान, घर से निकलने वाले कचरा को निपटान कूड़ा गड्ढे या कंपोस्ट गड्ढे में करें। जानवरों का कचरा जैसे गोबर आदि का निपटान कंपोस्ट या केचुआ खाद बनाने में करें। घरेलू एवं खानपान स्वच्छता, घर को साफ रखें, भोजन को हमेशा ढक कर रखें और ताजा भोजन ही खाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता, यदि व्यक्तिगत स्वच्छता रखा जाए तो हम कई तरह के संक्रामक रोगों से अपने एवं अपने परिवार को बचा सकते हैं, जैसे हाथ धोना, मुंह की स्वच्छता, रोज नहाना, बालों की देखभाल, पैरों की स्वच्छता, शौचालय की स्वच्छता, खांसी और छींकने की स्वच्छता और नाखून काटना। 7वां, गांव की स्वच्छता, गांव का कोई व्यक्ति खुले में शौच ना करे और गांव को साफ रखें। गांव के विद्यालय, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन एवं स्वास्थ्य केंद्र को स्वच्छ एवं साफ रखें। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अब स्वच्छता के घटकों को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि हम शौचालय का उपयोग व रखरखाव कैसे कर सकते हैं। शौचालय का लगातार उपयोग के लायक रहे, इसके लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि उसका उपयोग सही तरीके से हो रहा हो और इसका रखरखाव भी सही तरीके से हो रहा हो। यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो शौचालय हमेशा साफ रहेगा, इससे कोई बदबू भी नहीं आएगी। वो बातें कौन सी हैं? सबसे पहला, शौच का उपयोग करने से पहले 1 मग पानी डालकर पैन को गीला कर लें ताकि मल उसमें सट ना पाए। दूसरा, शौच करने के लिए सही दिशा में बैठें और अपने पैर को पावदान पर ही रखें। तीसरा, शौच के बाद मल को बहाने के लिए उचित मात्रा में पानी डालें। चौथा, शौचालय के पैन में कोई कचरा जैसे पॉलीथीन, कपड़ा, बीड़ी, सिगरेट का बट, सैनिटरी पैड आदि कभी भी न डालें। शौचालय को साफ करने के लिए नमक पानी या नींबू पानी का ही इस्तेमाल करें। तो बच्चों, इस तरह स्वच्छता का यह सत्र यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्वच्छता एवं साफ सफाई की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक और महत्वपूर्ण विषय व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि सत्र की शुरुआत में आपसे चर्चा हुई है कि आज हमारा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जंग लड़ रहा है और इस जंग को जीतने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक अचूक शस्त्र है। हमारी अगली चर्चा का विषय भी यही है, व्यक्तिगत स्वच्छता को समझना और इसे अपनी जीवन शैली में अपनाना। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब शरीर की स्वच्छता को बनाए रखना है, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। आइए अब व्यक्तिगत स्वच्छता के संदर्भ में कुछ बातों को समझते हैं और इन बातों को अपनी जीवन शैली भी बनाने का प्रयत्न करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले बालों की देखभाल। बालों को गंदगी और रूसी से मुक्त रखने के लिए बच्चों को सप्ताह में कम से कम 2 बार बाल धोकर अच्छे से सुखाने चाहिए। बालों की देखभाल अगर सही से ना किया जाए तो सिर में जू, रूसी और अन्य बालों की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। दूसरा, मुंह की स्वच्छता। आपको सुबह सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए ताकि आपके दांत साफ और चमकदार रहें। तीसरा, रोज नहाना। रोज स्नान करने की आदत आपको साफ और स्वच्छ रखेगा। स्नान करने के लिए साबुन का उपयोग करें और फिर अपने आप को साफ तौलिए या गमछा से अच्छी तरह
सुखाएं। शौचालय की स्वच्छता, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर ली है। नाखून काटना, नियमित रूप से अपने नाखून काटें, इसे हमेशा छोटा रखें। 5वां, पैरों की स्वच्छता। बच्चों, क्या तुम्हें पता है पैर शरीर का वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कीटाणु के संपर्क में आता है। घर के बाहर नंगे पांव कभी ना घूमें। पैरों को दिन में 2 बार साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए। खांसी और छींकने की स्वच्छता, जब छींक या खांसी आए तो रुमाल या टिश्यू पेपर के साथ अपने मुंह को ढकना चाहिए। रुमाल या टिश्यू पेपर ना हो तो अपने केहूनी को मोड़कर अपने मुंह को ढकें और तब छींके या खांसे। हाथ धोना और माहवारी स्वच्छता के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से जंग लड़ रहा है, इसलिए कोविड-19 महामारी से बचने के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें, घर में बने मास्क लगाएं या गमछे या दुपट्टा से अपना मुंह और नाक ढक कर निकलें। तीसरा, दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। चौथा, बिना साबुन से हाथ धोए अपनी आंख, नाक या मुंह को नहीं छुएं। आइए अब हम हाथ धोना को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें कब कब हाथ को धोना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले, शौच के बाद, जानवर छूने के बाद, खाना बनाने से पहले, बच्चों के मल का निस्तारण के बाद, छींकने के उपरांत यदि आपने अपना हाथ का उपयोग किया हो, अपना चेहरा छूने से पहले साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए। अब ये बताइए कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने 20 सेकेंड तक हाथ धोए हैं या नहीं। यह बहुत ही आसान है। बस 1 से लेकर 20 तक हाथ धोते समय गिनती गिनना है। कैसे करना है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर आपको 20 तक गिनती गिनना है। अब यह भी जान लेते हैं कि साबुन और पानी से हाथ धोने का सही तरीका क्या है। इसे 5 चरणों में किया जाना चाहिए। सबसे पहले अपने हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। अपने हथेलियों को आपस में रगड़कर साबुन का झाग बनाएं। उसके बाद अपने हथेलियों को आगे, पीछे, दोनों तरफ और अंगुलियों के बीच में भी रगड़ें। उसके बाद अपने नाखूनों को अपनी हथेली पर रगड़ें बारी बारी से और अंतिम में दोनों हाथ को पूरी तरह से पानी से धोकर अच्छे से साफ करें। इसके बाद आप अपने हाथों को साफ तौलिए में सुखा सकते हैं या फिर इसे हवा में सूखने दें। बच्चों, मुझे आशा है कि इस चर्चा को आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता के एक और महत्वपूर्ण विषय माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। किशोरियों को माहवारी के दौरान विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। माहवारी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। यह सभी महिलाओं को 10 से 14 वर्ष की उम्र से शुरू होता है। माहवारी शुरू होने पर बिना घबराए अपनी माँ, दीदी या अपनी महिला शिक्षक को बताएं। इस दौरान हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे माहवारी के दौरान संतुलित आहार लें। माहवारी के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माहवारी होने पर केवल सैनिटरी पैड या साफ सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करें। सैनिटरी पैड या कपड़ा बदलने के बाद साबुन और पानी से हाथ जरूर धोना चाहिए। अगर कपड़े का प्रयोग करते हैं तो उसे इस्तेमाल के बाद साबुन पानी से धोकर कम से कम 4 घंटे धूप में सुखाने के बाद ही दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रखें। इस्तेमाल के बाद सैनिटरी पैड या कपड़े को पेपर में लपेटकर कूड़ेदान में डालें या मिट्टी में दबा दें। बच्चों, इसी के साथ आज स्वच्छता एवं साफ सफाई का सत्र समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा और ढेर सारी नई जानकारी भी मिली होगी। इस आशा के साथ कि आज की चर्चा को
आप अपने जीवन में आत्मसात जरूर करेंगे और खुद को हमेशा स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद। सभी बच्चों को प्यार भरा फिर से नमस्कार। बच्चों, अभी तक आपने पानी, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए हैं। अब हम बात करेंगे और जानेंगे कि कचरा क्या है एवं कचरे का प्रबंधन कैसे करें। बच्चों, कचरा कोई नया विषय नहीं है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कचरा हर दिन पैदा करते हैं। कचरा का कोई निश्चित स्थान नहीं होता। कचरा हमारे घर में, घर के आसपास, हमारे विद्यालय, खुली जगह कहीं पे भी देखा जा सकता है, जिसका समुचित एवं सुरक्षित निपटान करना बहुत जरूरी है। अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और जीवन में पड़ता है। इसी कड़ी में सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कचरा क्या है। बच्चों, कोई भी वस्तु या पदार्थ जो अपने वर्तमान स्वरूप में अनुपयोगी हो, वो चाहे ठोस हो या तरल, हम उसे कचरा कहते हैं। उदाहरण के लिए कागज के टुकड़े, सब्जी के छिलके, झूठा भोजन, बिस्कुट, चिप्स आदि के पन्नी, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक की थैलियां इत्यादि। जैसे कि हमने बताया, कचरे के दो प्रमुख प्रकार हैं। ठोस कचरा, जैसे कि आगे हमने बताया, कागज के टुकड़े, बाकी सब चीज। दूसरा तरल कचरा, जैसे कि रसोई घर, स्नान घर, बर्तन, कपड़े आदि के धोने से निकलने वाला गंदा पानी, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे के सत्र में चर्चा करेंगे। अब हम जानेंगे कि कचरा प्रबंधन है क्या। बच्चों, कचरा प्रबंधन कचरे का सुरक्षित निपटान की एक प्रक्रिया है, जिसमें निम्न 5 कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले कचरे को अलग अलग करना, फिर कचरे का संग्रहण या इकट्ठा करना, फिर कचरे का परिवहन यानी घर से लेकर कचरा प्रबंधन केंद्र तक पहुंचना, फिर गीले कचरे से खाद बनाना एवं सूखे कचरे का पुनः चक्रण, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रिसाइकिल भी कहते हैं। बच्चों, गीले एवं सूखे कचरे के बारे में हम आगे के सत्र में और विस्तार से जानेंगे। आखिर में बचे हुए कचरे का सुरक्षित निपटान करना। कचरे का प्रबंधन क्यों जरूरी है या क्यों करना चाहिए? पर्यावरण एवं साफ एवं मानव जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कचरे का प्रबंधन परम आवश्यक है। हवा और जल प्रदूषण को कम करने के लिए, बच्चों में होने वाली दस्त जैसी बीमारियों को कम करने के लिए, और अभी के जो वातावरण है, कोविड-19 जैसे महामारी से बचाव एवं इसके फैलाव को कम करने के लिए कचरा का प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। ठोस कचरे के प्रबंधन में सबसे पहला काम जो आता है वो है गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना होता है। जो कचरा अपने आप सड़ जाए उसे गीला कचरा या जैविक कचरा भी कहते हैं। इसमें निम्न चीजें हो सकती हैं, जैसे सब्जी एवं फल के छिलके, चाय पत्ती, फूल पत्ती, बचा हुआ भोजन, मांस एवं मछली की हड्डियां, अंडे के छिलके इत्यादि। आप इस चित्र में देख सकते हैं, आमतौर पर गीले कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डाला जाता है। जो कचरा अपने आप न सड़े उसे सूखा कचरा या अजैविक कचरा भी कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि थर्मोकोल की प्लेट, कांच एवं प्लास्टिक की बोतलें, कागज, बिजली के उपकरण, मोबाइल इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। सूखा कचरा को नीले रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। बच्चों, जिस गति से कचरे का उत्पादन हमारे आसपास हो रहा है, इनका प्रबंधन होना काफी कठिन हो जा रहा है। इसीलिए हमें बात करना है कचरे का उत्पादन कैसे कम करें। इसके लिए 4R का सिद्धांत, जो अंग्रेजी का R शब्द से संबंधित है, उसको समझना बहुत जरूरी है। पहला R, जिसे इस पायदान पर जो पहला R है, जिसे हम रिफ्यूज कहते हैं, मतलब कचरा पैदा करने वाले वस्तुओं के उपयोग से बचें, जैसे थर्मोकोल के प्लेट और गिलास। दूसरे पायदान पर रिड्यूस, यानी कचरा पैदा करने वाले वस्तुओं का उपयोग
कम से कम करना, जैसे प्लास्टिक की थैली। तीसरे पायदान पर रीयूज यानी वस्तुओं का बार बार उपयोग कर कचरे की मात्रा कम करना, जैसे कांच, प्लास्टिक की बोतलें को ज्यादा बार उपयोग करना। चौथे पायदान पर रिसाइकिल यानी कचरे का पुनः चक्रीकरण कर पुनः उपयोग में आने वाले वस्तुएं बनाना, जैसे अनुपयोगी प्लास्टिक या धातु के वस्तुओं को पिघलाकर नए वस्तुओं का निर्माण करना। जिन कचरे का पुनः उपयोग या पुनः चक्रीकरण संभव न हो, वैसे वस्तुओं का सुरक्षित निपटान करना जरूरी है। बच्चों, इस सिद्धांत को अपनाने से मात्र 10% कचरे का ही निष्पादन या डिस्पोजल करना पड़ता है और शेष 90% कचरे को रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करके हम कचरे का पुनः उपयोग में ला सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं तो सिर्फ 10 किलोग्राम कचरे का ही निष्पादन करना होगा। आगे हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि कचरा प्रबंधन कैसे होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि घर में पैदा हुआ कचरे का विभिन्न चरणों से गुजरकर कैसे निपटान होता है। सबसे पहले घर पर ही गीले एवं सूखे कचरे का अलग अलग करना। अलग अलग किए गए कचरे को इकट्ठा कर इसे कचरा प्रबंधन केंद्र पर लाया जाता है, जहां पर दोबारा कचरे को जैविक, अजैविक एवं अजैविक सूखा अनुपयोगी कचरे को अलग अलग किया जाता है। इसके उपरांत गीले कचरे से जैविक खाद बनाया जाता है। अजैविक, सूखा और पुनः उपयोगी कचरे को कबाड़ी वाले को बेच दिया जाता है और आखिर में अजैविक, सूखा एवं अनुपयोगी कचरे के लिए वैज्ञानिक तरीके से निपटान की प्रक्रिया की जाती है। बच्चों, आजकल प्लास्टिक के वस्तुओं का उपयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आप सबको पता ही होगा कि प्लास्टिक आसानी से सड़ता नहीं है। इसे सड़ने में हजारों साल लग जाते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग एवं अनुचित प्रबंधन के कारण जल, भूमि एवं वायु प्रदूषित हो रहे हैं। प्लास्टिक खाने से जानवर एवं पक्षी मर रहे हैं और नालियों में प्लास्टिक कचरे के जमने से जल जमाव एवं दुर्गंध बढ़ रहा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए हमें प्लास्टिक वस्तुओं का कम से कम उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चों, इसीलिए बिहार सरकार ने एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक की थैली को प्रतिबंधित कर दिया है। आजकल प्लास्टिक कचरे का पुनः चक्रण कर नवीन स्वरूप भी प्रदान किया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण, पेवर ब्लॉक बनाने में एवं अन्य बहुत सारे कार्यों में किया जाने लगा है। अब अगले सत्र में बात करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि कचरे के प्रबंधन में तरल कचरा का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, तरल कचरा क्या है? तरल कचरा यानी ग्रे वाटर, जिसे हम धूसर जल भी कहते हैं, जो गंदा पानी जो हमारे नहाने, बर्तन धोने, सब्जी धोने, कपड़ा धोने या अन्य किसी कार्य करने से निकलता है, उसे ग्रे वाटर या धूसर जल कहते हैं। इसमें शौचालय या शौचालय के टैंक से निकलने वाले पानी को शामिल नहीं करते हैं। ग्रे वाटर या धूसर जल का प्रबंधन निम्न तरीकों से किया जा सकता है। पहला, सोखता गड्ढा का निर्माण के माध्यम से। पक्की नालियों का निर्माण व सामुदायिक प्रबंधन करके। तीसरा, बागवानी में इस पानी को निकालकर। तो ग्रे वाटर प्रबंधन करने पर हमें जो लाभ मिलते हैं वो हैं बागवानी और सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं पानी को, भूजल पुनर्भरण एवं जल जमाव से बचाव हो सकती है, मलेरिया, दस्त बीमारियों में कमी और स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है, गांव और शहर में मौजूद जलाशयों को प्रदूषण होने से रोकथाम एवं गांव का वातावरण स्वच्छ रखने में मदद मिलता है। और अंत में एवं सबसे महत्वपूर्ण, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी, जिसे हम लोग कोविड-19 भी कहते हैं, फैला हुआ है, तो हमें कुछ सावधानियां रखने की भी जरूरत है। जैसे उपयोग में लाए गए मुंह के मास्क और दस्तानों को सावधानी से उतारें
इसे इधर उधर न रखें या फेंकें। उतारने के बाद इसे नष्ट करें, मतलब फाड़ दें, जिससे उसका पुनः उपयोग न हो सके। इस्तेमाल किए गए मुंह के मास्क और दस्तानों को एक कागज के लिफाफे में 72 घंटे के लिए रखें और उसके बाद ही उसे एक सामान्य ठोस सूखे कचरे की तरह निपटान करें। अपने हाथों को साबुन या 70% अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से अवश्य धो लें। जो मुंह के मास्क बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, एक बार इस्तेमाल के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छी तरीके से धो लें एवं धूप में सुखाने के बाद पुनः उपयोग में लाएं। इसी के साथ बच्चों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। स्वच्छता जीने की राह। सुनो एंड्रूज, पिछले साल तक तुम हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स चैंपियन थे, हमें तुम पर गर्व था। लेकिन इस साल तुम एक भी स्पोर्ट्स इवेंट नहीं जीत पाए। आखिर बात क्या है? स्पोर्ट्स डे से 1 हफ्ते पहले मुझे डायरिया हो गया और इस कारण मुझे शारीरिक कमजोरी हो गई, इसीलिए मैं जीत नहीं पाया। सुनो दोस्तों, संभल कर चलो, पूरे रास्ते पर मल पड़ा है। दीपक, नाच क्यों रहे हो? ठीक से चलो ना। हे, मैं नाच नहीं रहा। स्किन डिजीज के कारण मुझे खुजली हो रही है। ये देखो। सुनो, तुम भारापुर के विद्यार्थी बीमारी के कारण एब्सेंट रहते हो, इसलिए परीक्षा में नंबर भी बहुत खराब आए और हाल ही में खेलकूद में भी प्रदर्शन सचमुच बहुत खराब रहा। इसकी वजह क्या है? मैम, भारापुर में सफाई का नामो निशान नहीं है और वहाँ स्वच्छता का मतलब कोई नहीं जानता। मैडम, सभी सड़कों पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है। बच्चे सड़क पर ही मल निष्कासित करते हैं। चारों ओर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गांव बहुत गंदा है, इस कारण कई लोग डायरिया के शिकार हुए हैं और मच्छरों से मलेरिया और फिलेरिया जैसी बीमारियां फैली हैं। वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा गंदे रहते हैं और मैले भी रहते हैं, इसीलिए उनका ये हाल है। आज क्लास में जो बातें हुई वो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हाँ आरती, और इसकी वजह है हमारे गांव की गंदगी। क्या हमारा गांव चंद्रपुर की तरह साफ सुथरा नहीं हो सकता? क्या हम ये बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमसे नहीं होगा। ये चमत्कार किसी को आसमान से नीचे उतर कर करना होगा। हमारी मदद के लिए कोई आएगा? हे दोस्तों, घबराओ मत।
मैं हूँ वॉश, तुम्हारा दोस्त। मैं तुम्हारी इच्छा के मुताबिक आया हूँ, तुम्हारे गांव को स्वच्छ बनाकर सब गांव वालों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए। क्या हमारे गांव की हालत सुधर सकती है? क्या खुशहाली होगी हमारे गांव में? हाँ, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो क्या दोगे? हाँ, हम आपका साथ जरूर देंगे। अरे क्या हुआ? इसे सांप ने डस लिया जब ये मल निष्कासित कर रहा था। इसकी जान बचाने के लिए हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। देखो दोस्तों, सड़क किनारे मल निष्कासित करने से दुर्घटना का खतरा रहता है। खुली जगहों पर कई जानवर आप पर हमला भी कर सकते हैं, जैसे सुअर, सांप या कुत्ते, जिससे कोई घायल हो सकता है या उसकी मौत हो सकती है। अगर मच्छर काट लें तो मलेरिया, फिलेरिया या चिकनगुनिया जैसे बुखार आपकी सेहत आसानी से बिगाड़ सकते हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी, आपका शुक्रिया। हम मल निष्कासन के लिए शौचालय जाएंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे। फिर मिलेंगे। मिस्टर वॉश, मैं तो शौचालय ही जाता हूँ, फिर भी मुझे डायरिया हुआ, ऐसा क्यों? सवाल सोचने लायक है। खुली जगहों पर मल निष्कासित करने का असर दूसरों पर भी पड़ सकता है, तो पूरी सुरक्षा के लिए गांव के सभी लोगों को स्वच्छता का पालन करना चाहिए। ये मेरे मनपसंद पकवान है, मैं इन्हें अक्सर खाता हूँ। चलो हम सब मिलकर खाते हैं। दोस्तों जरा एक मिनट, यहाँ देखो। ये मक्खियां मल से कीटाणुओं को मिठाई तक जल्दी ही पहुंचा देती हैं। ऐसी मिठाई खाने से तुरंत डायरिया भी हो सकता है। क्या तुम अब ये मिठाई खाना चाहोगे? दोस्तों वो देखो, घरों से, हैंडपंप से और खुले नलकों से इकट्ठा हुआ पानी मच्छरों को प्रजनन करने में बहुत मदद करता है, और इसी वजह से इस गांव के कई लोगों को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो गया है। अच्छा, तो इस पानी का क्या करें? अपने घर ले जाएं क्या? अच्छा सवाल है। सुनिए, आप लोग इस पानी का इस्तेमाल अपने किचन गार्डन में कीजिए। घर के लिए सब्जियां घर में ही उगाइए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ऐसा हुआ तो मेरे फल सब्जियों के खर्च पर रोक लग जाएगी और फिर मैं अधिक से अधिक बचत कर पाऊंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात बताइए, हैंडपंप और खुले नलकों से जमा हुए पानी के लिए कोई सुझाव देंगे आप? बिल्कुल। पानी के इन स्रोतों के पास सोक पिट बनाने से जमीन के नीचे पानी की मात्रा बढ़ जाएगी और वाटर टेबल में सुधार होगा, जिससे गर्मियों में पानी की किल्लत नहीं होगी। इसका मतलब गर्मियों में पीने के पानी के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा। आपके कमाल के विचारों के लिए शुक्रिया। हम उन पर अमल करेंगे और पड़ोसियों को भी शिक्षा देंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरी बच्ची को डायरिया हुआ है, कैसे ये नहीं पता, पर ये अपने मंत्र शक्ति से इसका इलाज कर देंगे। बस कीजिए, इससे हाँ? बच्ची को कोई फायदा नहीं होगा। पहले उसका मल साफ कीजिए और अपने हाथ साबुन से धोइए। इस ORS पाउडर को 1 लीटर उबाल कर ठंडे किए हुए पानी में मिलाइए और इस मिश्रण को थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच से बच्ची को पिलाइए। अगर राहत न मिले तो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। ये सब्जियां खेत से हैं, इन पर गाय भैंसों के कीटाणु और मल के अंश हो सकते हैं, तो इन्हें पकाने से पहले इन्हें अच्छी तरह धोना जरूरी है। उसी तरह जब मीट पकाना हो तब उसके कीटाणुओं का नाश करने के लिए उसे उबालना जरूरी है। ये मक्खियां रोग फैलाने वाले कीटाणु फैला सकती हैं। ये खाना खाने से आप आसानी से किसी बीमारी का शिकार बन सकते हैं। आपकी बच्ची की यह हालत इसी वजह से हुई होगी। कृपया बर्तन हमेशा ढक कर रखें और उन्हें हमेशा किसी प्लेटफॉर्म या मेज पर रखें। आप इस कूड़े का क्या करेंगी? सड़क पर फेंक दूंगी। क्यों, ठीक है ना? नहीं, कूड़े में ही मक्खियां प्रजनन करती हैं जो बीमारियां फैलाती हैं।
इस कूड़े को फसल के लिए खाद में भी बदला जा सकता है। घर के बाहर एक कंपोस्ट टैंक की मदद से ये आसानी से हो जाता है। क्या आइडिया है, धन्यवाद। आज से मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। पीने का पानी आप कहाँ से लाती हैं? नजदीक के तालाब से। हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ जरूर, आइए चलें। मिस्टर वॉश, हम समझ गए। जरा 1 मिनट रुकिए। सभी मेरी बात सुनिए। ये तालाब यहाँ रोज हो रहे अस्वच्छ कार्यों की वजह से दूषित हो गया है। अगर इस पानी को नहाने और पीने के लिए इस्तेमाल किया गया तो हमें बड़ी आसानी से डायरिया और कॉलेरा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पानी हमेशा सुरक्षित स्रोतों से लेना चाहिए, जैसे कि कोई हैंडपंप या ओवरहेड टैंक के नल से। मैं रोज यहीं आकर नहाता हूँ, इसीलिए मुझे स्किन इन्फेक्शन है। हाँ, अब हम समझ गए। सलाह के लिए शुक्रिया। कविता, दीपक, तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। प्यारे दोस्तों, अब आप लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने की जरूरत और अहमियत को समझ गए। साथ ही अब आप दूसरों को शिक्षित करने लायक भी हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा काम खत्म हुआ। उम्मीद है जब मैं अगली बार आऊंगा तब सभी गांव वाले स्वस्थ और खुशहाल जीवन बिता रहे होंगे। बाय। हम अगले स्पोर्ट्स डे के लिए आपको न्योता देंगे मिस्टर वॉश, जरूर आना। बाय मिस्टर वॉश, हमारे दोस्त, शुक्रिया। बाय। बच्चों नमस्ते। आज आपने पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई के विभिन्न आयामों को जाना, समझा और सीखा। आज आपको पेयजल की शुद्धता के बारे का महत्व पता चला। साफ सफाई और स्वच्छता कितनी ज़रूरी है यह भी आपको पता चला। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का यह कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज जो आपको स्वच्छता एवं साफ सफाई बताई गई, आज के वैश्विक कोरोना महामारी में यह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बच्चों, अब वक्त है इस एपिसोड में जो आपने सीखा उसके आधार पर हम आपसे कुछ सवाल पूछें। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं क्विज के लिए? लेकिन आपको करना क्या है? आपको प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, उसके विकल्पों का सही चयन करना है। इसके पश्चात हम आपको गृह कार्य भी देते हैं जो आपको सप्ताह भर करना होता है। तो बच्चों, क्या तैयार हैं आप लोग आज के क्विज के लिए? चलिए क्विज प्रारंभ करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, हमें साबुन से हाथ कब कब धोना चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, जब हाथ गंदे हों या किसी सतह या वस्तु छूने के बाद। दूसरा, शौचालय का इस्तेमाल और बच्चों के मल को निपटाने के बाद। तीसरा, खाना बनाने, परोसने या खाने से पहले और खाने के बाद। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। दूसरा सवाल, कीटाणु कैसे हाथों पर आते हैं और लोगों को बीमार करते हैं? इसके विकल्प हैं। पहला, मानव मल के संपर्क में आने से। दूसरा, पशु मल के संपर्क में आने से। तीसरा, संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से। चौथा, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, मानव मल के हमारे मुख तक पहुंचने के क्या माध्यम है? इसके विकल्प हैं। पहला, हाथ की उंगलियां। दूसरा, दूषित जल पीना। तीसरा, बिना धुले सब्जी अथवा फल खाने से। चौथा, उपरोक्त सभी ठीक हैं। बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी ठीक हैं। चौथा सवाल, गीला अथवा जैविक कचरा को पहचान कर निशान लगाएं। तो इसके विकल्प हैं। पहला, सब्जी के छिलके एवं फूल पत्तियां। दूसरा, कांच की बोतलें। तीसरा, प्लास्टिक की बोतलें। चौथा, थर्मोकोल के प्लेट एवं ग्लास। तो बच्चों, इसका सही जवाब है सब्जी के छिलके एवं फूल पत्तियां, जो कि गीला अथवा जैविक कचरा के रूप में जानी जाती है। पांचवा सवाल, स्वच्छ पानी पीने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके विकल्प हैं। पहला, जल स्रोत से घर तक पानी हमेशा ढके बर्तन में लाना चाहिए। दूसरा, पानी निकालते समय बर्तन के अंदर हाथ नहीं डुबोना चाहिए। तीसरा, पानी हमेशा डंडीदार लोटा या टिसनी या उड़ेल कर लेना चाहिए। चौथा, उपरोक्त सभी ठीक है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी ठीक है।
छठा सवाल, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? इसके विकल्प हैं, पहला, मास्क का प्रयोग हमेशा करना है। दूसरा, सामाजिक दूरी बनाकर रखना है। तीसरा, घर से बाहर बेवजह नहीं घूमना है। चौथा, व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देते हुए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है। और पांचवा, उपरोक्त सभी। बच्चों, यह सवाल कई बार आपसे पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अभी तक हमने आपसे 6 प्रश्न पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। आज आपने स्वच्छता, साफ सफाई एवं हाथ धुलाई के बारे में जाना और सीखा। अब आपको करना क्या है? आपने जो आज सीखा, जो जानकारी प्राप्त की, उसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं। साथ ही अपने परिवार के साथ मिलकर अपने घर के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें तथा हाथ धुलाई के तरीकों का अभ्यास करें। तो बच्चों, यह था इस सप्ताह का क्विज और गृह कार्य। अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। हम जानते हैं पेयजल, स्वच्छता एवं साफ सफाई हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने पेयजल, स्वच्छता, साफ सफाई के विभिन्न आयामों के बारे में जाना और सीखा। बच्चों, साथ ही आपने शुद्ध पेयजल के उपयोग करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी आपने जाना। साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता के क्या क्या लाभ होते हैं और मानव मल का सुरक्षित निपटान करना क्यों ज़रूरी है, ये भी आपने सीखा। साथ ही आपने ये भी देखा कि हमें साबुन और साफ़ पानी से हाथ धोने के क्या क्या लाभ होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है, ये भी आपने महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक जानी और देखी। मुझे उम्मीद है बच्चों, आज का ये कार्यक्रम आप लोग को बहुत रोचक लगा होगा और जो आप लोग को प्रश्न पूछे गए और साथ में जो होमवर्क दिया गया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम के बारे में आप अपने मित्रों, परिजनों, माता पिता और दोस्तों को अवश्य बताएंगे। तो अगले शनिवार को मैं एक नए विषय पर फिर से ढेर सारी जानकारी लेकर आपसे फिर मिलूंगी। तो अगले शनिवार को सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। अगले शनिवार तक को मैं आपका इंतज़ार करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हमें घर पर रहना है और कोरोना को हराना है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।